A very warm welcome to today's session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazing. I am Ankara, your master teacher for social sciences at Vedantu, and a very happy Diwali in advance. So let's get started with this amazing session. Exams के dates आ चुके हैं, धड़कनें बढ़ चुकी हैं, बहुत डर लग रहा है, दिन का चैन खो गया है. क्या करना है? पढ़ाई करनी है. पढ़ाई करने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, प्रैक्टिस पेपर्स. जितने पेपर्स प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, उतना बेटर होगा हमारे लिए, because we'll keep getting used to it more and more. So let's get started on that note. Remember, हम पूरे रूल्स फॉलो करने वाले. तो हमारा जो है 90 मिनट का सेशन तो 90 मिनट का नहीं होगा. सो गाइस, दीज आर द बेसिक रूल्स. ठीक है, आपकी क्लास 10 में टर्म 1 में जो है यही बेसिक रूल्स होंगे. 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, टोटल 40 मार्क्स के, जिनमें से आपको सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस में से 20 करने होंगे, बी के 22 क्वेश्चंस में से 18, सी के 12 क्वेश्चंस में से आपको 10 करने होंगे, और मैथ क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको सारे करने होंगे. सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन. पहला क्वेश्चन, which of the following countries did not attend the Congress of Vienna? Britain, Russia, Prussia, Switzerland. तो कांग्रेस ऑफ वियना कहाँ से आता है? बैटल ऑफ वाटरलू अगर आपको याद है तो आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी. इट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू 1815 का है, डेफिनेटली रिलेटेड टू नेपोलियन बोनापार्टे. इट वाज ऑफ कोर्स होस्टेड बाय ऑस्ट्रिया. तो ऑस्ट्रिया तो था ही, उसके बाद 3 बाकी बड़ी पावर्स थी, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रशिया. So Switzerland is the correct answer. Then we have who said when France sneezes the rest of the Europe catches cold. ये वही इंसान है जिन्होंने होस्ट किया था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, है ना. तो उन्होंने ही बोल दिया था कि छींक फ्रांस को आती है, सर्दी पूरे यूरोप को लग जाती है. कुछ अच्छी अच्छी बातें कही है उन्होंने. एक बहुत मजेदार बात उन्होंने मजनी के लिए भी बोली थी कि दिस पर्सन सीम्स टू बी अ वेरी सीरियस थ्रेट टू आवर सोशल ऑर्डर. पूरी हमारी सोशल ऑर्डर को उथल पुथल कर देगा ये बंदा. नेक्स्ट है which treaty recognized Greece as independent nation. बच्चे याद रखना कि रोमांटिसिज्म यूज किया था यहाँ के लोगों ने, ठीक है, और क्रेडल ऑफ यूरोप, और मतलब बिल्कुल लोगों के दिलों में बसती थी ये जगह. आर्टिस्ट्स, पेंटर्स, व्हाट नॉट, ब्यूटीफुल प्लेस. तो उन्होंने कहा कि अपने कल्चर, अपने आर्ट, अपनी पोएट्री को ही अपना वेपन बनाएंगे. और किससे आजादी ली थी? आजादी ली थी ऑटोमन एम्पायर से. काफी सालों के बाद 1500 अराउंड 1500 से दे वर रूलिंग ऑन देम एंड इट वाज थ्रू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीस स्टार्टेड व्हेन एंड एंडेड व्हेन. व्हेन इट एंडेड द ट्रीटी वाज साइन. तो आप मुझे बताओगे व्हिच ईयर वाज द ट्रीटी साइन. ठीक है, एंड सेकंड, व्हेन डिड द स्ट्रगल रियली फॉर फ्रीडम स्टार्ट. नाउ गाइस माइट बी थिंकिंग कि मैम होमवर्क क्वेश्चन दे देती हैं या कुछ कह देती हैं, इट्स ओके, सुन लिया छोड़ दो. प्लीज डू नॉट डू दैट. Go ahead after the session, probably in the middle of the session, if you want to pause the video. इन dates को check करो. dates को लेकर हमें बहुत confusion होती है, names को लेकर के. facts में हमेशा हम गड़बड़ करते हैं और MCQ में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. So please go ahead, verify these. आपको सेशन के बाद 2 दिन बाद जब याद आए तब कमेंट डाल देना. बट होता क्या है कि when you make efforts to go check in your book, 2-4 चीजें एक्स्ट्रा दिख जाती है. ये डेट्स तो पक्का ही कंफर्म हो जाएंगे आपके. उसके बाद आप आकर के जब कमेंट सेक्शन में नीचे लिखते हो तो वो और ज्यादा रीआइटरेट हो जाता है और आप भूलते नहीं हो, इसलिए ये बहुत जरूरी है. Who was responsible for unification of Germany? Basically हमसे पूछा जा रहा है who was the architect of unification of Germany. बच्चों, the architect of unification of Germany had a name very similar to the Ottoman Empire. मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि बच्चे को confusion हुई थी. It was a very genuine question actually. तो ये Ottoman नहीं है, ये Ottoman है ना, जो जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं. Ottoman Bismarck है ना, Ottoman Bismarck. He was the counterpart ऑफ कैवर इन इटली. तो जो रोल इन्होंने जर्मनी में प्ले किया था कैवर ने, वो इटली में प्ले किया था यूनिफिकेशन को पूरा चलाने का. ठीक है, पूरा डायरेक्शन देने का. नेक्स्ट, एल द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर व्हाट. तो हम ये बारे में पूछ क्यों रहे. बच्चे, जर्मनी में प्रॉब्लम ये थी कि जितने प्रोविंसेस उतनी करेंसीज.
ठीक है, और उतने मेजरिंग यूनिट्स, बहुत बहुत पंगा चल रहा था उस वक्त, ये पूरे यूरोप में था फॉर दैट मैटर। और ये चीज जो है नेपोलियन ने अपने 1804 वाले कोड से यूनिफॉर्म करने की कोशिश की थी। जुल्वरीन भी यही करने की कोशिश कर रहा था, 30 करेंसीज को 2 में रिड्यूस करना। इमेजिन करो आप इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहे हो, मान लो ये स्टेट से आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आपको करेंसी चेंज करनी पड़े तो कितना लोड है, और फिर यहाँ से यहाँ जाओ तो वापस करनी पड़े, यहाँ से यहाँ जाओ फिर करनी पड़े, इट्स वेरी ट्रबल्सम। एट द सेम टाइम लेट्स से यू आर अ ट्रेडर, ठीक है, आप एक ट्रेडर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, एक मर्चेंट हो, आप शहर ए में ट्रेडिंग करते हो और फिर यहाँ से सामान खरीद के बी में बेचते हो। अगर आपके यूनिट्स बिल्कुल डिफरेंट है, मान लो आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो, योर ट्रेडिंग इन क्लोथ्स, आप यहाँ पे मीटर्स में कर रहे हो, यहाँ सेंटीमीटर्स में, यहाँ पे कुछ और में, यहाँ पे कुछ और में, बहुत कंफ्यूजन होगा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स है, कन्वर्जन डिफिकल्ट होगा, बट इन जनरल द प्रोसेस विल बिकम एग्जॉस्टिबल। थोड़ा लंबा, थोड़ा टीडियस प्रोसेस है ये। तो मेजरिंग यूनिट जो है वो यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी था, इसीलिए एल जो यहाँ पे आता है ये क्लोथ का मेजरिंग यूनिट था। Then jumping in Brazil is known as Latang, Basol, Rosha or none of the above. अब तो ये याद होना चाहिए, it's option C is the correct answer. The ocean resources till 200 nautical miles are classified under which zone? बच्चों अगर ये mainland है इंडिया का, ठीक है, this is the mainland, हमें पता है कि 12 किलोमीटर तक वो हमारे अंडर ही कंसिडर की जाती है, beyond this also. But what about above that, above and beyond that? तो उसके बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी जगह है वो इंडिया को दी जाएगी कि उसके रिसोर्सेज हम यूज कर सकें। ये 200 नॉटिकल माइल के बाद जो जगह है ये अब इंटरनेशनल रिसोर्स बन जाएगी और अब इस पे किसी भी कंट्री का हक नहीं होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलोड फॉर एवरी कंट्री। अब आपको बताना है कि ये जो 200 नॉटिकल माइल तक का जोन है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे ये इस कंट्री के लिए अपनी हो गई, सारी कंट्रीज उस जगह में घुसी पड़ी नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव हो गई। रिसोर्सेज है तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, तो जवाब क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इजी EEZ, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग हैज हाउ मेनी स्टेजेस, 1 2 3 और 4? बच्चे रिसोर्स प्लानिंग हैज 3 स्टेजेस। नाउ आई नीड यू टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन द नेम ऑफ द स्टेजेस। वो क्या स्टेजेस है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी डू फॉलो। तो मैंने 2 सवाल दे दिए अभी तक आपको। मैंने पूछा है कि ग्रीस का स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था, which means Treaty of Constantinople was signed exactly when. And second question I have given you on resource planning, how many stages does resource planning have? Next, everything available in our environment to satisfy our needs is termed as। बच्चे एक सिंपल सी चीज है, जब आपको नेचर से कुछ मिलता है जो आपकी नीड्स को सफाइस करता है, ठीक है, और आपके लिए सोशली एक्सेप्टेबल होता है, इकोनॉमिकली फीजिबल होता है और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होता है, ऐसी चीज को हम नाम देते हैं रिसोर्स का, क्योंकि हमारे जीवन को आसान बनाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, रिसोर्स। ये बिल्कुल डेफिनेशन पहली चीज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में यही दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, geothermal energy in Puga Valley at Parvati Valley is। बच्चे ये हमें एक्सेस करने के लिए हमारे पास स्किल और नॉलेज है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, फिजिबल है, एक्सेसिबल है, एंड एट द सेम टाइम वी आर फुल फ्लेजेड यूजिंग इट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कौन से कैटेगरी में, इट इज डेवलप्ड रिसोर्सेस। आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो ये एक फुल फ्लेजेड यूज होने वाला रिसोर्स है, डेवलप्ड। नेक्स्ट है, इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट डैश मिलियन एज पर 2011 का रिपोर्ट, 633, 733, 833, 933। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन? इट इज बचेस 833 मिलियन। 833 मिलियन लोग रहते हैं हमारे विलेजेस में, ठीक है। Question number 12. Which one of the following countries does not share its boundary with Belgium? बच्चों बेल्जियम में कौन कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे? फ्रेंच थे, डच थे, जर्मन्स थे। तो जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, ये तो गिवन है, होगा ही होगा, इतने सारे लोग आ रहे हैं। उसके अलावा लक्समबर्ग एंड नीदरलैंड्स भी था। तो क्या रह गया हमारा जो नहीं था? इट वाज सी, स्वीडन। स्वीडन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर बोलने जा रही थी मैं, करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन स्पीक्स फ्रेंच इन कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? अब जब कैपिटल सिटी की बात हो रही है तो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है। अब मैं आपको बता दूं पूरी कंट्री में, और ये ब्रुसेल्स है मान लो, ठीक है, दिस इज लेट्स से ब्रुसेल्स। पूरी कंट्री में सेटअप ऐसा है कि डच बोलने वाले हमारे 59% लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले हमारे 40% लोग हैं, और 1% हमारे जर्मन्स हैं, ठीक है। ब्रुसेल्स में ये बिल्कुल अपोजिट है, जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी बन जाती है और जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी बन जाती है, और ऐसे वैसे नहीं, 80-20 का रेशियो लेके। सो 80% ऑफ द पीपल in Brussels spoke French, whereas 20% were Dutch. Next question. In federalism, power is divided between various constituent units and central authority states, both A and B or none of the above. सोचो जरा। Federation is division of power on different levels of government, है ना? The correct answer is central authority. अब आपको लग रहा होगा मैम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ही यूनिटरी गवर्नमेंट की थोड़ी सी याद दिला रही है। बच्चे यूनिटरी गवर्नमेंट की अगर आपको याद दिला रही है कि सेंट्रल अथॉरिटी है और कुछ यूनिट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, तो यहाँ पे कीवर्ड आपका डिवाइडेड है। डिवाइडेड यानी कि पावर जो है वो शेयर हो रहा है, पावर इज बीइंग शेयर्ड, ठीक है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई भी पावर शेयरिंग ही नहीं होती है। तो कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हो रही है, कांस्टेंट यूनिट्स है बट वो अपने लिए अपने पावर को लेकर चल रही है। Which of the following countries is unitary system? अभी यूनिटरी सिस्टम बताया क्या होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर ही सारे पावर रखता है। अगर यूनिट सब यूनिट्स हुए भी तो ये सबऑर्डिनेट्स जैसे सब यूनिट्स जैसे होते हैं, दे बेसिकली रिपोर्ट टू द सेंटर, टेक द परमिशन फ्रॉम देम, सेंटर हैज ऑल द पावर। आपको देख करके समझ आ रहा होगा, देखो इंडिया तो दो ऑप्शंस में वो नहीं होगा, इंडिया में पता है फेडरल है, यूएसए में पता है कमिंग टुगेदर है, तो क्या ऑप्शन बचा, यूएई, चाइना, श्रीलंका। चाइना का एग्जाम्पल हमने वैसे भी देखा हुआ है, खुद के वन पार्टी सिस्टम में ही खुश रहती है वो, तो यहीं पे सेंटर ही पावरफुल है, सारे लोग बाकी उनको ही रिपोर्ट करते हैं, उनको ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these does not represent power sharing? इनमें से किन में से कौन सा एग्जाम्पल पावर शेयरिंग का नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया, पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, वन पार्टी सिस्टम इन चाइना। हमने अभी डिस्कस किया था वन पार्टी सिस्टम इन चाइना, क्योंकि पावर कहाँ शेयर हो रही है, या कम्युनिटी गवर्नमेंट सेंटर स्टेट में शेयर हो रही है, या तो लिखा ही है कि गवर्नमेंट ऑर्गन्स जो हैं उनको पावर डिवाइड कर दिया जा रहा है। फेडरल सेटअप में भी हमें पता है कि डिवीजन ऑफ पावर होता है अलग लेवल्स पे, तो चाइना वन पार्टी सिस्टम लेकर फुल सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, कैसे, क्या कैलकुलेट करके? बच्चे पर कैपिटा इनकम का सिंपल है, टोटल इनकम लो, ठीक है, और उसको उसकी टोटल पॉपुलेशन से किसी भी कंट्री की डिवाइड कर दो। एवरेज और पर कैपिटा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब जो है वो होगा डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेट? बच्चे इन्फेंट हम बोलते हैं उन बच्चों को जो 1 साल के कम होते हैं, लेस देन 1 ईयर ओल्ड। मोर्टेलिटी डेथ से रिलेटेड है, यानी कि वो बच्चे जिनकी मौत 1 साल के होने के पहले हो जाती है बिकॉज ऑफ bad health care, because of malnutrition. So the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 who live children, ठीक है, who live. Next question, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. किसने बोले थे ये सत्य वचन? JL नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और सोमनाथ लहरी। बच्चे ये बोला था हमारे बापू ने, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पीपल इन इंडिया? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर विच इज द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर मेजरली किस चीज को कंप्राइज करती है? एग्रीकल्चर को। तो हमारे कई सारे मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही लाई करते हैं। अब आपके लिए बच्चे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर किसी भी चैप्टर में डाउट्स है,
कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, असाइनमेंट्स मॉक पेपर्स कम पड़ रहे हैं, सिलेबस फिनिश नहीं हो रहा है, रिविजन प्लान बन ही नहीं पा रहा है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग पढ़ाई के साथ डिफिकल्ट है, यू नीड समबडी कि कोई साथ साथ लेता चले, या लैंग्वेज ऑफ अपनी प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। तो इन सारे सवालों का एक सिंपल जवाब है वेदांतु लाइव एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज द प्रो सेशंस। और अभी तो सिर्फ 1500 रुपए में विथ अगर डाउट्स आप करते हो तो 1750 रुपए में आपको पूरी क्रैश कोर्स मिल रही है, जहां पे दिसंबर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, जब तक तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट मॉक टेस्ट सब कुछ करवाया जाएगा, सारे सेशंस लाइव दिए जाएंगे अमेजिंग क्विजेस के साथ, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो। आपको पूरी सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। जो नोट्स, दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नोट्स का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नोट्स बचाने का वक्त नहीं बनाने का वक्त नहीं बचा है, और पूरे बुक पढ़ने का भी, तो कहीं से कुछ तो करना पड़ेगा। तो नोट्स आपको बने बनाए कंडेंस्ड बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, वो भी आपके एक्सपर्ट्स, अपने मास्टर टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स के साथ, जो आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे रख सकते हो। जो भी डाउट्स है फटाफट करोगे क्लैरिफाई। लाइव सेशन है तो वहीं पे हो जाएगा, वहां पे मास्टर टीचर्स होते हैं, मास्टर टीचर्स को हेल्प करने के लिए आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो डाउट्स पैनल होता है रेगुलर सेशन में, वो बच्चे पब्लिक चैट से ना बिल्कुल अलग रहते हैं। वहां आपने एक डाउट डाला, कोई और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, टीचर्स ही आपके डाउट को लेकर के आपको जवाब देंगे। इन सिंपल वर्ड्स, यूट्यूब की तरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चैट में हमारे डाउट्स, हमारी बातें खो जाती हैं, कुछ नहीं खोगी, ऊपर से चिट चैट भी आप अपना करते रह सकते हो। अगर आपने डाउट्स ऐप ले लिया 250 रुपए एक्स्ट्रा लगा करके, तब तो आपकी जिंदगी और सॉर्टेड है। जब डाउट डालोगे सुबह 1 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, तब वो डाउट का जवाब फटाफट रिजॉल्व होकर आ जाएगा। अब और क्या चाहिए जिंदगी में, हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे असाइनमेंट्स है, प्रैक्टिस है। आप देखो मॉक टेस्ट आप जरूर करोगे, लेकिन हु इज गोइंग टू एनालाइज दीज टेस्ट? कोई चाहिए ना एनालाइज करके आपको गलतियों के बारे में बताना, पैटर्न बताना, आपको बोलना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, या ये दिस कैन हेल्प यू, दिस इज द एरिया यू नीड टू वर्क ऑन। ऑल ऑफ दिस यू विल गेट ओवर हियर विथ अस। एंड अगर इसके बावजूद लगा कि यार नेशनलिज्म इन यूरोप तो नहीं समझ आया, क्या करूं, तो आप करोगे माइक्रो कोर्सेस, जो कि आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। कहां जाना है, क्या करना है? तो बच्चों आपने जैसे मान लो दिस इज द सेशन दैट यू आर वाचिंग, आपको सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है। द मोमेंट यू स्क्रॉल डाउन ऐसे पूरी लिंक आ जाएगी, और इसी में आप देखो कमेंट सेक्शन में भी ये लिंक गिवन है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शंस आते हैं जहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो टर्म 1 का क्रैश कोर्स, लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग, मोबाइल ऐप, एवरीथिंग। और इस पे मिल रहा है 80% डिस्काउंट, मेकिंग इट 1500 रुपीज टोटल। लगभग आप जब ऐड कर दोगे कूपन तो ये 80% डिस्काउंट जैसा हो जाएगा, 79%। और ये आ जाएगा एंक प्रो कोड लगाने के बाद सिर्फ 1750 रुपीज में। इतना अमेजिंग धमाल ऑफर कभी कहीं सुना है? यहाँ सुन लो। तो यहीं से मिलेगा, जब आप ले लेते हो सब्सक्रिप्शन तो एक ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा जहां पे आने वाले पास्ट सारे सेशंस आपको नजर आएंगे। आप इसका रिप्ले देखना चाहते हो, आप रिप्ले पे क्लिक करो, गेट नोट्स देखना चाहते हो, नोट्स पे क्लिक करो, इस तरह से नोट्स आते हैं। ये देखो हैंड रिटन नोट्स के साथ मास्टर टीचर के, आप इस, और ये देखो पूरे कंडेंस नोट्स है, क्वेश्चन पेपर, क्विजेस, सब कुछ है, आप कुछ मिस करोगे ही नहीं। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। और ये देखिए रिप्ले देखा हमने, ठीक है, 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके 79 डाउट्स पूछे गए, सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व किए गए। आपको और असाइनमेंट चाहिए तो आप कंटेंट में जाके शेयर टेस्ट में चले जाओ, यहाँ पे और टेस्ट्स मिलेंगे। जितनी प्रैक्टिस करनी है सब कर लो, अपने मन का पूरा कर लो और उसके बाद खुश हो जाओ। और इतने से प्राइस में अगर इतना कुछ मिल रहा है तो और क्या चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर आपने बैच लिया तो वीआईपी भी है उस पर, यानी कि अगर 75% अटेंडेंस, 75% टेस्ट अटेम्प्ट किया है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, पैसे वापस, सिंपल सी बात है। और हमारे वेदंस जो है उन्होंने इस बात का वैलिडेशन दिया हुआ है, अपने अमेजिंग फॉर रिजल्ट से हमें दिखाया हुआ है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो लिंक बच्चों गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंक प्रो कोड है मेरा, वो कोड जरूर लगा लेना, चाहे आप कुछ भी ले रहे हो सब पे डिस्काउंट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रायल पैक ले रहे हो तो आजकल से 15 डेज का आ रहा है, जब आप एंक प्रो कोड लगाते हो तो ये एक्स्ट्रा और 15 डेज का मिलता है, तो आपको 1 महीने का ट्रायल पैक मिल जाएगा। पहले 1 महीना था, अब रिड्यूस कर दिया गया है।
तो आप इस तरह से हो जाओगे सॉर्टेड। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। 22 में से हमें सिर्फ 18 करने होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। First question. In the given picture of Sirio's utopian vision, saints, angels, Christ symbolize what? Equality, fraternity, freedom और resentment against nation. देखो resentment तो बिल्कुल नहीं है, भगवान है, सारे लोग भगवान के बच्चे, तो गॉड, एंजल, ये सब रिजेंटमेंट, रिवेंज, इन सारी चीजों से एसोसिएट नहीं करेंगे हम। इनफैक्ट इट इज द अदर वे राउंड, राइट, कि भाईचारा होना चाहिए, फैमिली की तरह होना चाहिए, यानी कि fraternity among the nations. They should be acting like brothers in big family. Next question. Identify the personality. He was an English poet, organized funds, went to the war, died in 1824, fought on behalf of Greeks against Ottoman Empire, was Lord Byron. ठीक है, A, Lord Byron is the correct answer. Next question. Identify this sector. It provides various things needed by society as whole, which the private sector will not provide at a reasonable price. इसका पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना और सोशल सर्विस करना भी। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ है, तो ये हो जाएगा हमारा पब्लिक सेक्टर का जॉब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24. Identify the kind of administrative system. USA is known for the oldest country running the system successfully. One level of government under this system is the entire country and another for states. ये बहुत सिंपल है, ये फेडरलिज्म का डेफिनेशन हमें दिया हुआ है, पावर डिवीजन कैसे वर्क करती है। यूएस ने काफी पहले शुरू किया था, हम सबको इंस्पायर किया। Which of the following statements about French revolutions are correct? बच्चों सही वाला जवाब देना है, उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं उठाना है। After the end of the French Revolution, it was proclaimed that it was the people, the citizens, who could henceforth constitute the nation of and shape the destiny. France will have a monarchy, ये तो बिल्कुल नहीं था, ये मैं आगे पढ़ूंगी भी नहीं। A centralized administrative system will be put in place to formulate uniform laws for citizens, बिल्कुल ऐसा होने वाला था। Next है imposition of internal custom duties and dues will continue to exist in France. That did not happen. तो पहला और चौथा गलत है, सॉरी सेकंड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ गलत है। ठीक है, ये दोनों जो है ये गलत है, आपका फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। Which is the ideal condition for the growth of sugarcane? टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री, रेनफॉल थोड़ा सा होना चाहिए 75 से 100। ये दोनों ही बच्चों सही है अबाउट शुगर केन। ठीक है, शुगर केन को पानी थोड़ा सा चाहिए होता है बिल्कुल, और टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए होता है, विच इज परफेक्ट इन दिस टेम्परेचर। In a holding together federation, a large country divides its power between constituent states and national government. The central government tends to be more powerful with respect to the states. Holding together की बात हो रही है, इंडिया, बेल्जियम, हम सब एग्जाम्पल है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट में कुछ भी गलत तो है नहीं, सारे स्टेटमेंट्स जो है वो सही होते हैं। सेंटर को थोड़ा ज्यादा पावर होता है, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग तरह के पावर है। जैसे हमारे यहाँ नागालैंड, मिजोरम, इधर कोई भी जाकर के डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन इंडियन जमीन नहीं खरीद सकता, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। और इट्स नॉट जस्ट वन, एक स्टेट नहीं है, वो पूरा ग्रुप है। उधर जम्मू कश्मीर भी पहले इसमें लाइक करता था, अब शायद नहीं, हिमाचल प्रदेश भी आए थे। अब आता है असर्शन और रीजन का सवाल। असर्शन कहता है most conservatives did not propose to return to the society of pre-revolutionary days. Reason कहता है they realized that modernization could weaken traditional institutions like monarchy. बच्चे ये आपको वहां से सवाल पूछा गया है कंजर्वेटिज्म ऑफ 1815 के बाद, वहां पे बिल्कुल पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स सॉरी ट्रू नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है दे रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड वीकन, ये गलत है। इनको चाहिए था कि चेंज रैडिकल नहीं ग्रेजुअल होना चाहिए, बट चेंजेस होने चाहिए, लेकिन कुछ चेंजेस के लिए दे वर वेरी ओपन, दे बिलीव कि ये सोसाइटी को स्ट्रेंथन करेगा। तो आपका जो रीजन है वो गलत है। ठीक है, assertion question, alluvial soil is ideal for growth of paddy, wheat, cereal and pulse crops. Okay, alluvial soil is well known for its capacity to hold moisture. बच्चे it is very very fertile, but उसमें पानी हमेशा black soil जो ऐसे moisture retain करता है, alluvial soil उस चीज को नहीं करता है। ठीक है, तो
एलुवियल सॉइल जो है उस चीज को उतना ज्यादा नहीं करता है, बट इट डज प्रोवाइड द फर्टिलिटी। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है कि मॉइस्चर जो है वो बना रहता है, उसकी वजह से फर्टिलिटी रहती है। पानी बिल्कुल जमा भले नहीं रहता होगा, बट मॉइस्चर जरूर बना रहता है। तो एलुवियल सॉइल जो है वो ग्रोथ के लिए आइडल जरूर है, लेकिन उसके मॉइस्चर रिटेंशन की वजह से नहीं है। वो पैडी में सिर्फ काम आता है, वीट, सीरियल, पल्स क्रॉप्स, इन सब में कोई उसका एज सच जरूरत नहीं है, काम नहीं आता है। तो दोनों ट्रू तो है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। Process of formation and erosion goes simultaneously and creates a balance between two. Now please do not overthink this. This is in respect of nature. नेचर में हमें पता है कि बैलेंस बना रहता है, ह्यूमन इंटरवेंशन से बिगड़ गया है ना। लेकिन जो प्रोसेस है कि सॉइल फॉर्म हो रहा है, फॉर्म होने के बाद एरोड हो रहा है, एरोड होकर के कहीं और जाके सॉइल फॉर्मेशन कर रहा है, ये सब कुछ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द denudation of the soil cover, washing out of the soil cover and subsequent washing down is soil erosion. ये भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बैलेंस बना है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Power is taken away from central and state governments and given to local government and it is known as decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सेंटर से चीजों को उठा करके दूसरे तरफ बांट देना, डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो है ये बिल्कुल सच है कि पावर जो है वो सेंटर और स्टेट से लेकर के हमने छोटे छोटे गांव में कर दिया, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। रीजन दिया हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल, इट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी बिल्कुल सही बात है। रूट कॉज तक हम कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, रूट्स तक, ग्रास रूट लेवल पे नहीं केटर कर पाते हैं, सेंटर स्टेट अपने ऊपर फंसे रह जाते हैं। तो इसीलिए हमें जरूरत थी इसकी, लेकिन ये हमारे रीजन नहीं बता रहे कि क्यों डिसेंट्रलाइजेशन किया। क्या कहते हो? बिकॉज लगा के पढ़ना है। Power is taken away from center and state governments and given to local government and it is known as decentralization because क्यों पावर दिया हमने पावर इसीलिए दे दिया बच्चों क्योंकि आपका कई सारी चीजें जो है वो स्टेट और सेंटर वहां तक पहुंच कर नहीं कर सकती, हमें लोकल गवर्नमेंट को उसको केटर करने में हेल्प करना था, इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री। Countries with per capita of US dollars 12,056 per annum and above 2017 के हिसाब से रिच होती है एंड हेंस डेवलप्ड होती है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये अमाउंट भी सही है और यूएस है डेवलप्ड कंट्री। और इसके पीछे रीजन यही दिया है यार, रिच कंट्री है, उसके एवरेज इनकम ज्यादा है, तो बढ़िया से कमाते हैं लोग उधर, तो असर्शन और रीजन सही भी हो जाता है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। ठीक है, रीजन असर्शन का। नेक्स्ट, Complete the table. Rio de Janeiro Earth Summit happened which year and aim क्या था? बच्चे did happen in 1992. एम अगर देखा जाए तो सब लोगों ने एम यहाँ सारे जून 1992 होगा एक्चुअली, आई वांट टू बी प्रिसाइज, एंड जून 1992 इज द करेक्ट आंसर। एम था क्या? अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ताकि हम स्टेबलाइज कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सके। Arrange the following in the correct sequence. Processing the raw material in the factory. The carriers take the product to market. Raw material is transported to factory. Final product packed and loaded. सबसे पहले तो फैक्ट्री के पास जाएगा ना रॉ मटेरियल, तो तीसरा सबसे पहले आएगा, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिर उसको आप क्या करोगे? पैक करके कैरियर्स में डाल दोगे और फिर वो चला जाएगा मार्केट को। तो सही हमारा क्या सीक्वेंस हो गया? सही हमारा सीक्वेंस है 3, 1, 4 then 2। ठीक है, चलो। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ सॉइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन सॉइल प्रोफाइल, यानी कि इस तरह से जब आप ऊपर से मेन ग्राउंड से नीचे जाओगे टॉप सॉइल के बाद, तो क्या क्या मिलता जाएगा? सबस्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, टॉप सॉइल, सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स एंड सैंड एंड सिल्ट क्ले। बच्चे आपका जो पेरेंट रॉक है, ठीक है, जो अनवेदर्ड है, नहीं गया है कहीं, वो सबसे आपका पहले, ठीक है। तो आपको बताना है अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर आता है हमारा वेदर्ड पेरेंट रॉक, फिर आता है हमारा आपका सबसॉइल वेदर्ड रॉक, सिल्ट वगैरह और टॉप सॉइल। ये एक्चुअली उल्टा हो गया है, अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो टॉप सॉइल पहले आएगा, तो इट विल बी 3, 4, 1, 2। तो ये वाला नहीं, ये वाला सही हो जाएगा।
ठीक है, टॉप टू बॉटम है ना, टॉप सॉइल पहले आएगा। चलो, read the following table which creates the GDP in rupees by 3 sectors. 2000 में 52,000, फिर 48,500, फिर 1,33,500। 2013 में 8,05,500, फिर 10,74 सेकेंडरी का, और टर्शरी 38 हो गया है, 38,68,000। कंक्लूजन क्या है? 2000 में शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज 22.2. In 2013 the share of the sector is 18.7%. किसका? सेकेंडरी सेक्टर का। बच्चों आपको क्या करना है, आपको टोटल फाइंड करना है, और टोटल के बाद इसको पहले ऐड कर लो, फिर टोटल परसेंट में भी निकालो, और देखो कि प्राइमरी सेक्टर कितना कितना परसेंट और सेकेंडरी सेक्टर इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में कंप्राइज करेगा। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव करेक्ट। Assume there are 4 families in a country. The average per capita income is 5,000. Income ये given है. What is the income of the 4th family member? तो 11,000 और 14,000. 14,000 उनका अभी इनकम है, ठीक है। 14,000 14,000 में मैंने x ऐड किया और उसको डिवाइड किया 4 से, या फिर तो ये 5,000 हो गया, यानी कि 14,000 20,000, तो ये आपका 6,000 आ जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या है? 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन हाफ ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। सर्विस सेक्टर, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ध्यान से पढ़ेंगे, इनकरेक्ट नहीं बताना है। स्कोप ऑफ अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इज लिमिटेड एज देयर इज हार्डली एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। कश्मीर, Kanyakumari, backwaters, Goa, oh my god, we are full of culture, everything. As an economy grows, service sector grows, and then agriculture and industrial sector grows. Interdependent relationship तो जरूर है, लेकिन इकोनॉमी ग्रो करने से ये ग्रो करेगा जरूरी नहीं है। सर्विस सेक्टर जो है वो मोर देन हाफ कंट्रीब्यूट करती है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है। अब आपको ये पैराग्राफ, ये सोर्स पढ़ लेना है। सो टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, रीड द सोर्स वेरी वेरी केयरफुली। 1830s were a great year of economic hardship in Europe. First half of 19th century saw an enormous increase in the population all over Europe. In most countries there were more seekers of jobs than employment, etc. etc. अब follow up questions आएंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। Where was the textile production mainly carried out, and what was the condition of industrialization in this industry? Textile में production was carried out mainly in homes or small workshops and was partly merchandise. ये कहा होता था बिग शॉपिंग मॉल्स में, बट फिर भी पार्टली मर्चेंडाइज। फिर लिखा है कि बिग शॉपिंग मॉल्स में एंड फुल्ली मर्चेंडाइज। मॉल्स तो होते ही नहीं थे ना यार, मॉल्स तो होते ही नहीं थे, तो वहां से तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। ये देखो, तो इंपोर्ट्स जो है आपका, ये देखो टेक्सटाइल कैरीड आउट मेनली इन होम्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स एंड ओनली पार्टली मर्चेंडाइज। तो छोटे छोटे जगह पे होती थी और थोड़ी सी इसकी आपकी ट्रेडिंग होती थी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू डिमांड ऑफ फूड, प्राइस ऑफ फूड, प्राइस ऑफ फूड, बोथ ऑफ द अबव। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी खाने की तो उसका दाम भी बढ़ेगा, तो बोथ ऑफ द अबव। What happened in the first half of the 19th century? Enormous downfall in the economy, enormous decrease in population, increase in population, monetary debts। बच्चे population burst हुआ था, 23 million से 28 million पहुंच गए थे लोग, which is a huge jump in just 50 years. The dash were year of great economic hardships in Europe. हमें पता है कि रिसेशन आता है, फिर वर्ल्ड वॉर, सब कुछ ले दे करके आगे प्रॉब्लम होती है, बट उसके पहले यूरोप में खुद ही फाइट बहुत चल रही थी, वो 1830s के अराउंड थी। Who was forced to flee in the year of 1848? लुई 16 चले गए हमारे, चार्ल्स और 14 तो कोई थे ही नहीं। लुई फिलिप आते हैं, अगर आपको याद होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वगैरह दोबारा सेटअप करने की कोशिश करते हैं, पर अच्छा नहीं कर पाते तो उनको भागना पड़ता है। दूसरा आपका है सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैंड, इन सारी चीजों पे, तो इसको ध्यान से पढ़ो, रीड इट, पॉज द वीडियो, रीड इट केयरफुली। I will however move on to the questions. If you want to take more time, of course you will pause the video here, read it and then move on forward.
तो ये आता है आपका पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ ऑपरेशन फ्लड। बच्चा ये मिल्क से एसोसिएटेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। What was the main objective of green revolution? प्रोडक्शन बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन करना ताकि लोग मार्केट को रीच आउट कर सके और प्रॉस्परस बन सके। Which of the following measures is not introduced by government to improve agriculture? जमींदारी सिस्टम हटाना, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, क्रॉप इंश्योरेंस और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि उतना तो देना ही है, मैक्सिमम सीलिंग नहीं लगाई गई है। एमएसपी का मतलब मैक्सिमम वाला क्या होता है कि आप 100 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते हो, मैक्सिमम हमने लिमिट लगा दी, हमने मिनिमम लिमिट लगाई कि आपको कम से कम 30 रुपीज तो देना ही है, आप उससे कम में उसको फार्मर को बुद्धू नहीं बना सकते, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इनटू बिगर वन इज नोन एज। बच्चे जब आप किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो, तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हो जाएगी। In the 1880s and 1890s, a comprehensive land development program was initiated, which included institutional, technical, both or none of the other above reforms. बच्चे it was both institutionally यानी कि गवर्नमेंट के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, दोनों बेसिस पे की गई थी ये चेंजेस। अब मैप वर्क बचा है हमारा, देख लेते हैं फटाफट। हमें बताना है कौन सा सॉइल मिलता है ए और बी में रिस्पेक्टिवली, ए और बी में रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए पहले लिस्टेड होना चाहिए और बी बाद में। ये देखो कोस्टल प्लेन वाला चीज दिया हुआ है ना, थोड़ा सा कोस्टल प्लेन का है और थोड़ा सा आपको इधर वेस्टर्न वाले साइड पे, तो हमारा सिंपल आंसर कोस्ट वगैरह के आसपास एलुवियल होता है और उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा लैटेराइट है। लास्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ स्टेट शेडेड इन द गिवन मैप, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। बच्चे इन पूरे सेक्शन को यहाँ पे ग्रीनरीज बोला जाता है, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी। तो यूपी तो यहाँ पे, यूपी तो ये है नहीं, बिहार यहाँ पे है, ये है हमारा पंजाब एंड हरियाणा। सो पंजाब एंड हरियाणा इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा एंड पंजाब। And with this, a quick look at the date of commencement of batches. बाकी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कोड जरूर लगा लेना, इससे 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, 15 एक्स्ट्रा दिन ट्रायल पीरियड मिल रहा है, एंड यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ दीज। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मेक श्योर टू चेक इट आउट। And guys, with this, we have come to the end of the session. I hope you guys did enjoy the session, enjoyed the practice paper and found it helpful. मैंने आपको 2-3 सवाल बीच में दिए हैं, उनका जवाब दे करके जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, इट विल हेल्प यू रिमेंबर इट बेटर। और मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द। टिल द नेक्स्ट टाइम, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मेरा शेड्यूल आपको दिख जाएगा, मैंने कल भी सेशंस किए, प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह हमने प्रैक्टिस किया है, यू डोंट वांट टू मिस ऑन दैट। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत फन आने वाला है, बहुत कुछ आपके बोर्ड्स की तैयारी के लिए, सो स्टे सब्सक्राइब, keep sharing the video, keep liking the video, stay home, stay safe, have a safe, prosperous and healthy green Diwali to with you, with your family. So bye everyone, have a great evening, good night, take care, bye.